वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी बच्चों। आज सोम का ही पार्ट आगे देखते हैं। अभी हमने असेंबली बीएमडी आपका ख़त्म कर दिया। इसके बाद बात करेंगे हम अगला चैप्टर जो है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का। बेंडिंग स्ट्रेस में हमने ये देखना है उसका सबसे पहला बात क्या क्या चीज़ें होती है उसको देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बेंडिंग स्ट्रेस पढ़नी है हमने, इसमें बेंडिंग इक्वेशन सबसे पहले तो पढ़ना है, बेंडिंग इक्वेशन पढ़ना है। ठीक, बेंडिंग इक्वेशन बेंडिंग इक्वेशन पढ़ना है। बेंडिंग इक्वेशन में क्या, बेंडिंग इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है उसका डिराइव करके देख लेंगे कैसे कैसे आता है। और इसके बाद सेक्शन मॉडुलस देखनी है हमें, इसमें सेक्शन मॉडुलस सेक्शन मॉडुलस सेक्शन मॉडुलस देख लेंगे। सेकेंड जो होगा इसमें सेक्शन मॉडुलस देख लेंगे। सेक्शन मॉडुलस जेड क्या होता है, इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है उसको देखेंगे। इसके बाद बहुत सारे इसमें टॉपिक है, धीरे धीरे सब कुछ देख लेंगे। यहाँ डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, जैसे टॉपिक चलता जाएगा डिस्कस करते चले जाएंगे। अभी इसमें हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आता है, ये चीज़ देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मोमेंट जिसको बोलते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो चलिए आज जरा बात करते हैं, पहला जो किसकी बात करेंगे, बेंडिंग इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन कैसे आता है। इससे पहले बच्चों आपको ये पता होगा कि क्या नाम है, जो बीम होता है उसका एजम्पशन क्या क्या होता है। एजम्पशन होता है कि अगर कोई बीम बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी क्या होने वाला है, प्लेन ही रहना चाहिए। ये एजम्पशन दिया गया है सोम में। बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी क्या होना चाहिए, प्लेन ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको देखना, डिस्कस करना चाहते हैं यहीं पे ज़रा देख लेते हैं। ये पेज को क्लियर कर देते हैं, यहीं पे देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बीम है, ये सिंपल सा कोई बीम है, ठीक। ये कब है, बिफोर बेंडिंग। ये कंडीशन है बिफोर बेंडिंग वाली, बिफोर बेंडिंग की कंडीशन है। और अगर मतलब अगर लोड नहीं लगाया है तब बीम हमारा कैसा है, ऐसा है। अगर मैंने इसके ऊपर लोड लगाया, चलिए यहाँ पर लोड लगा दिया, अगर इसके ऊपर चलिए किसी भी प्रकार का अगर यूडीएल ही लगा दिया, ठीक है, मान लेते हैं यूडीएल ही लगा दिया, यूडीएल ही लगा दिया तो क्या करेगा, बीम बेंड करेगा। बेंड होएगा तो कैसा, जैसे चलिए इसका सेक्शन मान लेता हूँ, अगर यहाँ पर बी और डी था, ये बी था और इसका सेक्शन डी था। अब बेंड करेंगे, बेंड के बाद देख लेते हैं क्या होएगा। जब बीम को हमने बेंड किया तो मेरा आफ्टर अब लोडिंग कर दिया, ये लोडिंग कर दिया ओमेगा यूनिट पर रन के, चलिए मान लीजिए हमने लोडिंग कर दिया, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं क्या चेंजेज होएगा इसमें। तो ये करेगा इस तरीके से आपका बेंड, जो बीम होगा हमारा कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक। ऐसे बेंड कर जाएगा और इसका कहीं एक सेंटर होगा जिसको ओ बोल रहा हूँ। एक इसमें न्यूट्रल एक्सिस होगा, इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा। न्यूट्रल एक्सिस को मैं क्या कर देता हूँ, डॉटेड से शो कर देता हूँ, ठीक। न्यूट्रल एक्सिस को डॉटेड से शो कर देता हूँ। तो ये इसके बीच में कहीं यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक। उसको लिख देते हैं, ये हो गया आपका NA मतलब न्यूट्रल एक्सिस, NA मतलब न्यूट्रल एक्सिस हो गया ये चीज़ आपका, ठीक। अब क्या है कि जैसे मैंने इस पर लोड लगाया तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा बीम में, कि कोई भी मेंबर होता है उसके ऊपर लोड लगाते हैं तो डिफ्लेक्शन आता ही है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन इसमें हो गया, ये चीज़ चलिए हो गया। उसके बाद हमें ये देखना है कि जैसे इसका मैंने बोला कि ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो कर्वेचर फॉर्म हो रहा है उसका सेंटर हो गया। उससे पहले एक चीज़ ये बता दूँ कि बच्चों अगर कोई चीज़ है, मैं इसको इस तरीके से बेंड कर रहा हूँ, ठीक, इस तरीके से बेंड कर रहा हूँ, तो ऊपर के जो साइज होगा इसका वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, कंप्रेस होगा। तो यानी कि ये वाला जो मेंबर है, ये वाला जो है फोर्स, यहाँ पे जो स्ट्रेस वर्क कर रहा होगा कौन सा, कंप्रेशन हो रहा होगा। यहाँ पे लेंथ इसका कम हो रहा है बीम का, यानी अपर फाइबर पे देखा जाए लोड लग रहा है, अपर पे बात करूँ या अभी अपर लोड लगा हुआ है, तो जिस साइड में लोड लग रहा होता है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो ऊपर की चीज़ें कंप्रेस हो रही है, तो अपर फाइबर में क्या पड़ेगा, कंप्रेशन जनरेट होगा। और नीचे वाले फाइबर में क्या हो रहा है, टेंशन। टेंशन कैसे, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ेगी। कोई भी चीज़ में ले लो आप, जैसे आपका इरेजर ही है, उसको बेंड करने की कोशिश करना,
तो बेंड करोगे तो इरेजर का जो अंदर वाला ऊपर वाला पार्ट होगा ना, जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा, और बाहर वाला जो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो फैलेगा। तो वही फैल रहा है मतलब टेंशन हो रहा है, सिकुड़ रहा मतलब कंप्रेशन हो रहा है। इतना दो चीज़ हमें याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, टॉप फाइबर पर क्या होगा, कंप्रेशन, लोअर फाइबर पर क्या होगा, टेंशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो बच्चों एक चीज़ बताना है ना, जरा उसको डिस्कस करते हैं एक चीज़ का, कि मैंने एक ये जो हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, अगर मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, ठीक, अपर वाले पॉइंट को ए बोला, डाउनवर्ड पॉइंट जो है उसको बी बोला, तो ये पॉइंट जो होना चाहिए था, ये जो पॉइंट होना चाहिए था यहीं पे कहीं तो होना चाहिए था ना, यानी कि यहाँ पे जो है ये ए होना चाहिए था और ये वाला बी होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि आपका जो ऊपर का पार्ट है, जो अपर फाइबर है, वो क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। जब अपर फाइबर बच्चा सिकुड़ रहा है तो होगा क्या, अपर फाइबर अगर सिकुड़ रहा है तो जो ए मैंने माना था यहाँ पे वो सिकुड़ रहा है, यानी ऊपर से लंबाई क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है। ऊपर से अगर लेंथ कम हो रहा है तो सिकुड़ के सेंटर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट का नाम हो गया क्या, ए डैश। क्लियर, ए डैश हो गया। और दूसरा क्या है, बी जो है डाउनवर्ड बॉटम फाइबर पर जो था, नीचे से लेंथ उसका इंक्रीमेंट हो रहा है लेंथ में, तो वो क्या करेगा, ये कुछ इसके अब दूर भागेगा इससे, यानी इधर कहीं आ जाता है, ये हो जाता है बी डैश। ठीक, अब मैं बच्चा यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहला होता है हमारा इसमें अजम्पशन में कि जो बीम हमारा बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही होगा, रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग बिफोर बेंडिंग, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर प्लेन ही रह रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेन डायग्राम जो बन रहा है वो कैसा हो रहा होगा, लीनियर बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, लीनियर बन रहा है। तो यानी कि यही चीज़ था कि जैसे पहले यहाँ और यहाँ होना चाहिए था, जो पॉइंट हमने ये बी माना था ठीक उसी के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन बेंड होने के बाद नीचे टेंशन, ऊपर कंप्रेशन, तो ऊपर वाला जो पॉइंट था सेंटर की तरफ भागेगा और बाहर वाला जो पॉइंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको अगर मैं मैच करा दूँ, इस तरीके से, तो ये होता है आपका स्ट्रेन डायग्राम। इसी स्ट्रेन डायग्राम की बात कर रहा है कि जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो शुड बी लीनियर, ये इस तरीके से। ये कौन सा डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम शुड बी लीनियर। स्ट्रेन डायग्राम इसमें लीनियर होता है। क्वेश्चन पूछता है इसमें यहाँ पे कि अगर बिफोर बेंडिंग, रिमेन प्लेन, आफ्टर बेंडिंग है कंडीशन, तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, स्ट्रेन डायग्राम पैराबोलिकली, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो आपको मैंने बता दिया स्ट्रेन डायग्राम कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन। ठीक, इस तरीके से हुआ। अब चलिए, ये इतनी सारी चीज़ें होगी। अब ये जो पॉइंट है, जो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर माना है, तो इसका रेडियस मान लेता हूँ, न्यूट्रल एक्सिस से अज्यूम करता हूँ, इसको आर मान लेता हूँ। ठीक, इसको आर मान लेता हूँ, यही चीज़ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने अज्यूम किया आर मान लिया। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर इधर आर माना है तो इधर भी आर होगा। अब एक अगर यहाँ पे स्ट्रिप्स मान लूँ, इसके नीचे कोई स्ट्रिप्स मान लूँ, ये स्ट्रिप्स मान लूँ, एक छोटा सा स्ट्रिप्स मान लूँ कि ये है स्ट्रिप्स। क्लियर। तो इस स्ट्रिप्स को अगर मैं मान लूँ कि इसके सेंटर से कितने दूरी पे है, वाई डिस्टेंस पे। ठीक है, वाई डिस्टेंस पे। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसको। ये कंप्रेशन जो लोड लगा हुआ बीम पे, ये हमारा बीम था कोई, इसके ऊपर लोड लग गया। लोड लगने के बाद बीम में क्या चेंजेज आ रही है वो चीज़ हम देख रहे हैं, है ना। लोड लगने के बाद बीम में क्या चेंजेज आ रही है ये चीज़ देख रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम फिलहाल यहाँ पे शो किया हुआ है। इधर रोलर सपोर्ट हो गया, इधर पे आपका हिंज सपोर्ट हो गया। ये बीम आपका इस तरीके से फॉर्म हो गया। और देखिए ये जो बीम आप बेंड हुआ था, ये बेंड हुआ था, तो इसका ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ लिखा भी है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। और न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ है, उसकी डिस्टेंस दिया है कि आर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस दिया है आर है। उसके बाद बच्चा देखो क्या करना है आपको, एक ये देखिए ये जो आया है ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। अब मैं मानता हूँ कि ये वाले छोटे वाले डिस्टेंस, इसको मान लेता हूँ कि आर था, ये जो आया हुआ यहाँ से यहाँ तक आर है और ये वाला आर है। और इसको मान लेता हूँ कि ये डी थीटा है, इसका एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है, मान लेता हूँ डी थीटा। ठीक, डी थीटा बन रहा है। और एक मैं छोटा सा स्ट्रिप्स यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ, एक छोटा सा स्ट्रिप्स ले लेता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से, या ऊपर ले लूँ या नीचे ले लूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे लेना है आपको। क्लियर है।
कहाँ पे लेना है ये चीज़ आपको डिपेंड करता है कि ऊपर लेना चाहते हैं कि नीचे लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे चलिए एक छोटा सा स्ट्रिप्स ले लिया यहाँ पे, ये मान लिया हमने कि ये मेरा एक स्ट्रिप्स है और इसको ऐसे रंग दिया, ठीक है। हाँ, और ये स्ट्रिप्स जो हमने लिया है उसका डिस्टेंस स्पेसिफाइड कर देते हैं कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस ले लेता हूँ कितना डिस्टेंस है, तो चलिए यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से जो स्ट्रिप्स अज्यूम किया है इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि y है, मैं मान लेता हूँ कि y है, ठीक है। क्या माना मैंने, y मान लिया, ठीक है बच्चा। अब देखो करना क्या है, हमने ये करना है कि जैसे ये थीटा था, ये आपका डिस्टेंस y हो गया, इसको माइंड में लेके चलना है। अब देखिए एक चीज़ बताना कि अगर ये चीज़ इतना कंडीशन हमने बता दिया कि आपको ऐसा ऐसा होने वाला है। अब मैं ज़रा इसको कुछ आप लोगों को पहले से जानते हो कुछ चीज़ें, उसी को डिस्कस कर लेता हूँ। अगर ये वाली लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, ये इसका नाम दे देता हूँ कि चलिए ये A था और ये B था और ये C था और ये D था, क्लियर है। तो AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ तो कितना होगा, आप लोगों को पता होगा एक चीज़ कि इस तरीके से अगर एंगल बनता है और ये जो आपका सेगमेंट बन रहा है, इस सेगमेंट का अगर मैं आपको पेरीफेरी फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ, ये थीटा है और ये R है, अगर ये वाला लेंथ इसको L बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए अगर ये फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ तो आप क्या करते हो, आप करते हो कि L इक्वल टू R थीटा, यही करते हो। यानी कि AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, R थीटा, R थीटा होगा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे थीटा जो मैंने माना था D माना था, तो ये कितना हो जाएगा D थीटा, L इक्वल टू डी R D थीटा हो जाएगा। और जो आपका ये स्ट्रिप्स माना हुआ था छोटा सा, इसका एरिया DA मान लीजिए, इसका एरिया मैंने DA मान लिया। तो इसका अगर निकालना चाहे कि इसका लेंथ C से D तक का लेंथ कितना हुआ, इसको बोल दे LAB। अगर LCD फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, LCD फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो बच्चा होगा क्या केवल चेंज इन लेंथ अगर लिखना चाहूँ या फिर टोटल लेंथ लिखना चाहूँ तो चलिए टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ जो होगा वो हो जाएगा आपका R प्लस वाई, ये टोटल लेंथ इंटू डी थीटा हो जाएगा, R प्लस वाई इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये टोटल लेंथ की अगर बात करूँ इसमें तब, टोटल लेंथ की बात करूँ इसमें तब, ठीक है। क्या हुआ कि आपका जो A से B तक है न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस जो हमने एक पॉइंट स्पेसिफाइड कर दिया था उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, वो हो गई R D थीटा। और जो हमने ये नीचे स्ट्रिप्स लिया था उसका लेंथ क्या हुआ, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी बॉटम लेवल पे लेयर पे है, तो बॉटम लेयर पे है तो बॉटम लेयर का मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है, यानी उसमें टेंशन लग रहा है तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है, इतना पता है ये चीज़। चलिए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि पहली चीज़ चेंज इन लेंथ अगर निकालने की कोशिश करूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, एक ये और एक ये दो चीज़ हमारा आया हुआ है कि AB का लेंथ कितना R D थीटा और LCD का लेंथ कितना आ गया R प्लस वाई। R प्लस वाई क्यों होगा, क्योंकि देखिए R जो था ना वो न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस था R, और उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस से जहाँ स्ट्रिप्स माना है उसका हमने मान लिया था डिस्टेंस कितना y डिस्टेंस नीचे है, तो इसका लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ इंक्रीमेंट हो रहा था R प्लस वाई इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है, अब यही चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका डिराइव करने की कोशिश करते हैं तो अगले चैप्टर पे अगले पेज पे चलेंगे। चलिए हमारे पास क्या आया हुआ था, हमारे पास दो चीज़ आ गई थी, यहाँ पे जरा छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं कि ये अगर इस तरीके से हमारा बीम बना हुआ था, इस तरीके से बीम बना हुआ था, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया था, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया था, और इसके बाद इसका सेंटर ये हो गया था। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R हो गया, ठीक, ये O हो गया, मान लेते ये स्ट्रेस बन रहा है, ये डी थीटा एंगल हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने बोला था ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला AB है। इसके बाद इसके नीचे एक छोटा सा स्ट्रिप्स लिया था हमने, एक छोटा सा स्ट्रिप्स ले लिया था, बोला था कि वो कितने पे है, A डिस्टेंस पे है, Y डिस्टेंस पे है,
ठीक, ये छोटा सा स्ट्रिप्स ले लिया। कितनी दूरी पे है? ये दूरी है आपका y, ठीक, y दूरी पे है। अब मैंने बोल दिया था कि जैसे ए बी है, इसका नाम दे दिया था सी डी, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना हो गया था? लेंथ ऑफ ए बी हो गया था आपका आर डी थीटा। लेंथ ऑफ सी डी कितना हो गया था? लेंथ ऑफ सी डी हो गया था आर प्लस वाई डी थीटा, क्योंकि अब यहाँ से रेडियस देखेंगे तो ये यहाँ तक आर है, ये वाई हो गया तो आर प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे देखिए बच्चा क्या करेंगे, इसमें आगे कुछ नहीं करना है। इसमें अगर चेंज इन लेंथ निकाल लूँ कि चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, लेंथ में चेंज कितना हुआ है, तो इस वाले में से जो बढ़ा हुआ लेंथ है इसमें से इसको माइनस कर दो तो चेंज इन लेंथ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लें अगर कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ है, चेंज इन लेंथ इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस वाई डी थीटा अब माइनस आर डी थीटा। तो हमारे पास चेंज इन लेंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा? वाई डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आर डी थीटा आ गया। आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन लेंथ मतलब जो ओरिजिनल जो आपका लेंथ आया हुआ है उसमें से ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर दूं तो चेंज इन लेंथ पता चल जाएगा, कितना चेंज हुआ था उसमें, कितना उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है, वो चीज़ पता चल गया। अब बच्चा आपको पता होना चाहिए, अब पता होना चाहिए आपको कि होता है स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेन, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं आप? बात करेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेन मतलब साइलेंट इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो बच्चा इसमें क्या करेंगे, अब चेंज इन लेंथ मेरा कितना आया था? स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा डेल एल कितना आया हुआ है? वाई डी थीटा, और ओरिजिनल लेंथ कितना है? आर डी थीटा। अब बताओ डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हुआ नहीं हुआ? कैंसिल आउट हो गया। तो अब साइलेंट आपका ये स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई अपान आर। स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो गया? वाई अपान आर हो गया। इसको याद रखना है, ठीक। अब एक चीज और जानते हो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आप एक चीज जानते हो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से स्ट्रेन इक्वल टू अगर निकालना चाहिए तो क्या होगा? स्ट्रेस अपान ई, स्ट्रेस अपान ई। क्लियर है? यहाँ ये वाला इक्वेशन फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो अब ये जो स्ट्रेन की वैल्यू आई है इसको इस वाले इक्वेशन में रख दूँ, स्ट्रेन की वैल्यू इसमें रख दूं तो क्या होगा कि E अपान सिग्मा अपान ई इक्वल टू वाई अपान आर। एक इक्वेशन हमारा ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक। सिग्मा अपान ई इक्वल टू वाई अपान आर, पता चल गया। ये देखिए सिग्मा की जगह कभी कभी क्या करता है ना, सिग्मा को आपको बुक में कहीं कहीं लिखा होगा एफ से, स्मॉल एफ से, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी बेंडिंग स्ट्रेस है, सिग्मा भी बेंडिंग स्ट्रेस है ना, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड क्या करना है, हाँ चलिए देख लेते हैं आगे, प्रोसीड कर ही लेते हैं कि क्या आएगा इसको, है ना। तो एक चीज़ बताना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है कि नहीं होता है? तो देखिए, तो आगे इसको प्रोसीड किया हमने तो फोर्स इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया हो गया। अब इसको स्मॉल अगर डी एफ करूँ तो डी एफ इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस इंटू डी ए, ठीक। अब अगर मोमेंट निकालने की बात करूं तो डी एम इक्वल टू हो जाएगा, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? डी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी मतलब वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी मतलब क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, ठीक है बच्चा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सब ठीक ठाक। चलिए आगे इसको प्रोसीड करें अगर तो क्या आएगा हमारा? आगे अगर प्रोसीड किया डी इसका वैल्यू रखूं तो डी एम इक्वल टू हो जाएगा
मतलब मोमेंट, डीएम का मतलब मोमेंट की अगर निकालने की बात करें तो मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, तो डीएम इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस इंटू डी ए इंटू वाई, स्ट्रेस इंटू डी ए इंटू वाई हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। सिग्मा का वैल्यू रखता हूँ, अभी आपने निकाला, क्या निकाला, सिग्मा अपान ई इक्वल टू यानी स्ट्रेस अपान मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू ई अपान वाई अपान क्या आया बता, वाई अपान आर आया था। सिग्मा का वैल्यू अगर रखूँ तो ई इंटू वाई अपान आर, सिग्मा का वैल्यू ये वाला रख सकते हैं, इसकी जगह रख दीजिए। तो देखिए ई इंटू वाई अपान आर इंटू वाई इंटू डी ए। अब वाई वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एम इक्वल टू ई अपान आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक, एम अपान आर इक्वल टू डी अपान वाई, ये देखिए आ गया ई अपान आर इक्वल टू वाई स्क्वायर डी ए। अब देखो बच्चा एक छोटे से स्ट्रिप्स का आया हुआ, ये छोटे से स्ट्रिप्स का आया, पता ना, छोटे वाले स्ट्रिप्स का आया हुआ है। अब बड़े का अगर निकालने की कोशिश करूं, बड़े का निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा, तो देखिए तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा हमें। हमें पता है कि छोटे एरिया से जब बड़े एरिया का हम छोटे सरफेस एरिया अगर एरिया से बड़ा एरिया निकालने की कोशिश करूं तो क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूं इस इक्वेशन का, किसके रिस्पेक्ट में, देखिए इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डी एम इक्वल टू हो जाएगा ई अपान आर, इंटीग्रेट कर दिया वाई इंटू डी ए। ठीक, डी ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक रेंज करेगा, 0 से ए तक रेंज करेगा। ठीक, तो अब देखिए सॉरी ये वाई स्क्वायर था ना, तो वाई स्क्वायर होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए अगर तब ये क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा मोमेंट ई अपान आर इक्वल टू 0 इंटू ए या फिर वाई, तो ये वाई स्क्वायर ए है, डी ए है, वाई स्क्वायर डी ए है, इसको बोलते हैं, ये जो इतना टर्म है हमारा, इसको बोलते हैं हम, जो इतना टर्म है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं हूँ, डिराइव नहीं कराया हूँ तो नहीं समझ में आएगा। तो ये इतने वैल्यू को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको याद रखना आई। ठीक है, उसको बताऊंगा इसी चैप्टर में, बताऊंगा उसको भी। तो देखिए हो जाएगा m इक्वल टू हो जाएगा ई अपान आर, m इक्वल टू हो जाएगा ई अपान आर इंटू आई हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो m अपान आई इक्वल टू ई अपान आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारा यहाँ फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया, एक आपको पहले से पता है कि स्ट्रेस अपान इक्वल टू वाई अपान ई, ये पता है। या इसको और कन्वर्ट करके इस वाले फॉर्मेशन को लिखना चाहे तो इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपान वाई इक्वल टू ई अपान आर, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर इसे इक्वेशन सेकेंड माना हुआ तो उस टाइम पर इसको थर्ड मान लिया तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड देखिए ई अपान आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा अपान वाई लिख सकता हूँ, नहीं, ई अपान आर इक्वल टू है सिग्मा अपान वाई, यानी स्ट्रेस अपान परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी न्यूट्रल एक्सिस से। तो चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो हो जाएगा m अपान आई इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इक्वल टू ई अपान आर। इसी को बेटा बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन, इसी को बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। अब इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, यही हमारा बेंडिंग इक्वेशन, इसी से हमें बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ता है। ये हमने डिराइव करके देख लिया किस तरीके से ये आता है, इजीली वे में देख लिया कि कैसे आता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात कर लें कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है। तो m जो है आपका ना वो होता है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, m जो है आपका बेंडिंग मोमेंट है। और I की बात करें तो I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सिग्मा की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस,
बेंडिंग स्ट्रेस। y की बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि हाँ इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, वो डिस्टेंस दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने के लिए बोला तो, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं आपका ऑब्जेक्टिव में, तो इसको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है ई है जो आपका, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चा। इतनी चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो चीज़ें यहाँ लिखा हुआ सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या होता है। ये बेंडिंग इक्वेशन आपको याद रखना है। और एक अभी इतना चीज़ लिख लिया हमने, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जरा इसको इरेज करता हूँ, इसी में कुछ इसको आगे डिराइव करके देखते हैं और क्या आ सकता है। चलिए अब देखिए, ये जो है एक होता है सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक। सेक्शन मॉडुलस होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो देखिए जेड इक्वल टू होता है आई अपान वाई, ठीक है। जेड इक्वल टू होता है आई अपान वाई, इतना याद रखना कि जेड इक्वल टू होता है आई अपान वाई। अभी इसको नेक्स्ट जब सेशन चलेगा तो इसमें देख लेंगे कि जेड जब कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का जेड कितना होता है, स्क्वायर का कितना, सर्कुलर का कितना होता है, स्क्वायर का कितना होता है, ट्रायंगल का कितना होता है, ये सब सारी चीज़ें देख लेंगे। तो अच्छा बच्चा एक चीज़ बताना, अगर मैं बेंडिंग इक्वेशन फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन से देखूं, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन से अगर ये चीज़ उठा लूँ कि m अपान आई इक्वल टू सिग्मा अपान वाई, ये चीज़ उठा लूँ, तो यहाँ से जरा देखते हैं सॉल्व करके सेक्शन मॉडुलस के टर्म में क्या चीज़ आता है, ये क्या आता है। तो m इक्वल टू लिख सकता हूँ आई अपान वाई इंटू सिग्मा। देखिए आई अपान वाई को क्या बोला, सेक्शन मॉडुलस जेड, तो मोमेंट इक्वल टू हो सकता है सेक्शन मॉडुलस इंटू बेंडिंग स्ट्रेस, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आता है, डायरेक्ट आपको सेक्शन मॉडुलस दे सकता है या फिर एक सेक्शन बना दिया, उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट सेशन में इसका न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें इसकी हमें समझ में आएगी। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा m अपान सेक्शन मॉडुलस, ठीक बच्चा। इतनी चीज़ें हैं, जेड आपका सेक्शन मॉडुलस हो गया और ये m इक्वल टू सिग्मा अपान ये चीज़ हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देखा। आज के लिए सेशन में इतना ही कंप्लीट करते हैं। बेंडिंग इक्वेशन हमने पढ़ लिया, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हम नेक्स्ट सेशन देखेंगे जब उसमें न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। आज के लिए सेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं।